कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, मैं लागे मन का दर्पण कैसे कहूँ, पल पल तड़पता जीवन कैसे कहूँ, डसने लगे गए हमको खुद की हमारे साए, ये गए अजब सी उलझन कैसे कहूँ। देखो हमारी किस्मत हमको कहाँ पे लाई, एक तरफ जलते शोले एक तरफ गहरी खाई, पलकों से बहता सावन कैसे कहूँ, कांटों से महका गुलशन कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। तो फिर बताओ कहाँ चलना है? मैं शाम को फोन करके बताता हूँ। नहीं मॉम, उन लोगों ने तुम्हारा प्रपोजल नहीं ठुकराया है, अपनी तकदीर को ठोकर मारी है। वो कहते हैं ना मॉम कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आखिर देवेंद्र ने अपनी औकात दिखाई दी। क्या लिखा है? 5 लाख के लोन को 50 लाख का बना दिया। आप मेरे साथ चलेंगी मेरा घर, मेरी धर्म पत्नी बनकर। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया है? अरे आज से 10 साल पहले जो तुमने गलती की उसकी सजा आज मिल रही है। कौन सी गलती? कौन सी गलती? ब्लैंक पेपर पर साइन करने की गलती जीजा। मेरे मना करने के बावजूद तुमने साइन कर दिया। मेरे नसीब में यही लिखा था। मेरी मति मारी गई थी, उन पर विश्वास कर लिया मैंने। मुझे क्या पता था कि एक देवता की पत्नी राक्षसनी निकलेगी। खैर अब जो हो गया सो हो गया। अब सोचो आगे करना क्या है। जीजा, इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है। क्या? हमें राजा भाई की मदद लेनी चाहिए। नहीं मामा जी। नहीं क्यों? अरे हमने हमेशा उसकी मदद ली है, तो फिर इस बार मदद लेने में क्या हर्ज है? हर्ज है मामा जी, पहले ही इतने कर्ज हैं उसके, उसे ही उतारने में कितने जन्म लग जाएंगे। मैं राजा की और मदद लेके अपनी ही नजरों में गिरना नहीं चाहती। कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो तो हमेशा बिना स्वार्थ के सबकी मदद करता है और हमारे लिए तो एक पांव पर हमेशा खड़ा रहता है। मामा जी, वैसे भी राजा आउट ऑफ स्टेशन है, अपनी माँ को लेके वैष्णो देवी के दर्शन करने गया है। अगर तुम कहोगी ना तो वो फौरन फ्लाइट लेके वापस आ जाएगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा मामा जी। फिर क्या करें? अपने ऑफिस से मदद लोगी? पापा, कोई भी ऑफिस 75 लाख का लोन नहीं देगी। फिर तो मेरे हिसाब से आखिरी ऑप्शन आदित्य है, उसे ट्राई करो। नहीं मामा जी, मैं किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहती। तो फिर ये 75 लाख कैसे चुकाएंगे बेटा? पापा, असली प्रॉब्लम 75 लाख रुपए का नहीं है। असली प्रॉब्लम है रचना, मैं। अगर मैं रोमेश के साथ शादी करने को तैयार हो जाती हूँ तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रही हो बेटा? तुम उससे शादी करोगी? हाँ। लेकिन तुम रोमेश को पसंद करती हो? नहीं मामा जी, बिल्कुल भी नहीं।
मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत है। फिर बेटा ये शादी क्यों करना चाहती हो तुम? पापा, ये घर बच जाएगा, चाहे मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए इस घर में रहूं या न रहूं, लेकिन इस घर का सहारा रहेगा आप लोगों को। मेरी खुद की खुशियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस घर की खुशियां रहेंगी। इसलिए पापा, मुझे जाने दीजिए। मेरे जाते ही आप लोगों की सारी मुसीबतें चली जाएंगी। बेटा, तुम खुद को और खुद की खुशियों को जलाकर इस घर को रोशन करोगी। मामा जी, प्लीज आप हमारी मजबूरी समझिए। रोमेश और उसकी माँ ने जो चक्रव्यूह रचा है, उससे निकलना इतना आसान नहीं है। तो हमें बचाने के लिए तुम अपनी कुर्बानी देना चाहती हो बेटा? नहीं पापा, कुर्बानी नहीं, अपने नसीब के सामने समझौता करना चाहती हूँ। आप ही ने कहा था ना कि हर लड़की को एक दिन विदा होके ससुराल जाना होता है। जा रही हूँ ससुराल, जा रही हूँ। जीजा, बेटे, तुझे ससुराल जाने के लिए कहा है, आग में जलने के लिए नहीं। कोई भी बाप अपनी बेटी को अपने घर से विदा करता है, अपने दिल से नहीं बेटा। तू क्या समझती है, तेरी इस कुर्बानी से तेरा ये बाप जिंदा रहेगा? जीते जी मर जाएगा। तुझे तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर मैं अपने घर में खुश रह सकता हूं? तेरे ये मामा खुश रह सकता है? हम दोनों मर जाएंगे बेटे। ऐसी कुर्बानी मत दे जो न हमें जीने दे न ठीक से मरने दे। वो काम मत कर बेटा जिसके लिए हम जीते जी तड़पे और मरने के बाद हमारी आत्मा भी। मैं क्या करूं पापा, मैं क्या करूं? जब तूफान से लड़ने की हिम्मत खत्म हो जाए ना, तो कश्ती को तूफान के सहारे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी तूफान भी कश्ती को किनारे ला देता है। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। पापा, असली प्रॉब्लम 75 लाख रुपए का नहीं है। असली प्रॉब्लम है रचना। मैं अगर मैं रोमेश के साथ शादी करने को तैयार हो जाती हूँ तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रचना बेटा, तुम्हारा पापा क्या कर सकता है? तुम अपनी जिंदगी हम सब के लिए कुर्बान कर दोगी और हम देखते रह जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, तुम तो इस घर का चिराग हो। यहाँ छाए हुए अंधेरे को मिटाना जरूरी है, मगर उसके लिए खुद को जलाना नहीं है बेटा। मैं ये देख नहीं सकता, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता।
हे ईश्वर, ये सजा मुझे मत दो। इससे तो बेहतर है मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मौत दे दो मुझे ईश्वर। रचना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी आदित्य। रचना, तुम कुछ प्रॉब्लम में हो क्या? क्यों? तुम मदद करना चाहोगे? ऑफ कोर्स, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? सच कहूं तो मैं किसी की मदद लेकर कर्जदार नहीं होना चाहती। तो तुम्हारे दिल में क्या है? मैं एक उलझन में फंसी हूँ। शायद मैं जानता हूँ। अच्छा? तुम्हें देखने से मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सुना है वो सच है। क्या सुना है तुमने? यही कि तुम 75 लाख का कर्जा चुकाने के लिए उस रोमेश वर्मा से शादी करना चाहती हो। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। रचना, वैसा सोचना गलत है। हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। माय डियर रचना, तुम हाईली क्वालिफाइड हो, तुम एक बड़ी कंपनी की सीईओ। ये तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तुम बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। थिंक पॉजिटिव। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट आदित्य, लेकिन सच पूछूं तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। रचना, रोमेश से शादी करने के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शायद मेरे नसीब में यही लिखा है आदित्य। रचना, सॉरी टू से, बट ये कुर्बानी नहीं, बेवकूफी है। मे बी यू आर राइट आदित्य, लेकिन इससे मेरे पापा बच जाएंगे। क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानते हो कि पापा अपाहिज हो चुके हैं, जिंदगी में कुछ भी करने के लायक नहीं रहे, और इसी वजह से उन्हें जिंदगी में पैसों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और शायद इसकी जिम्मेदार मैं रहूंगी। तुम? हाँ आदित्य, मैं उनकी बेटी ही नहीं, बेटा भी हूं। उनकी खुशी ही मेरी जिंदगी है, और उनके लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए सोचूंगी नहीं। रचना, सचमुच तुम लाखों में एक हो। मैं तुम्हें हार्टली सैल्यूट करता हूं। थैंक्स आदित्य, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना मेरा भाग्य है। मगर क्या फायदा, तुम अपना दुख मेरे साथ बांटना नहीं चाहती हो। वो भी मेरा दुर्भाग्य है आदित्य। कहते हैं ना कि जिसका दर्द हो उसे ही सहना पड़ता है। ये भी कहते हैं कि दोस्तों के दुख में जो साथ है वही सच्चा दोस्त है। वेल, तुम अपने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, यही मैं भगवान से दुआ करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स आदित्य, तुम्हारी दुआ की मुझे जरूरत है। जब मर्ज का कोई इलाज नहीं होता तो सिर्फ दुआ ही काम आती है। थैंक यू। देखो हमारी किस्मत हमको कहाँ पे लाई। एक तरफ जलते शोले, एक तरफ गहरी खाई। पलकों से बहता सावन कैसे कहूँ, कांटों से महका गुलशन
कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। लो प्रसाद खाओ। बट हम लोग भगवान पर भरोसा करके कब तक बैठे रहेंगे? भगवान ने ही तो कहा है ना गीता में कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अरे ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे तो 3 दिन में 75 लाख रुपए मिल जाए? हम लोग ऐसा करते हैं कि देवेंद्र वर्मा से चलकर मिलते हैं। देवेंद्र वर्मा से? मैं तो वहां थूकने भी नहीं जाऊं। अरे वो ऐसा नहीं है भाई। अरे वो जैसा भी है, मुझे मालूम है उसकी बीवी कैसी है। अरे फोन पे क्या धज्जियां उड़ा दी थी उसने मेरी। मैं उसके यहाँ नहीं जाने वाला। ठीक है, मुझे तो जाना ही होगा। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। ये ब्लैकमेलिंग है। ठीक है, मैं भी चलूंगा, लेकिन वो रोहिणी तो कह रही थी कि देवेंद्र यहाँ पर है नहीं। बस रोहिणी की बात पर भरोसा करके तुम भी वही बेवकूफी कर रहे हो जो मैंने 10 साल पहले की थी। हाँ, बेवकूफ के साथ रहकर बेवकूफी करूंगा ना मामा। ठीक है, लड़ो नहीं। अरे हाँ, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि देवेंद्र जी के मोबाइल पर फोन करके उनसे कहीं बाहर मिल लें? हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। दिमाग हो तो आए ना। ओफो। हेलो हेलो आंटी जी, नमस्ते। मैं रचना अग्निहोत्री बोल रही हूँ। ओहो, रचना अग्निहोत्री। क्यों, आप सब लोगों की अकड़ ढीली पड़ गई क्या, जो थूक कर चाटने के लिए तैयार हो गए आप लोग? देखिए आंटी जी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। तुम लोग भूल सकते हो, लेकिन मैं या मेरा बेटा कभी नहीं भूल सकते। और इसीलिए तुम ये रहम की भीख मांगना बंद कर दो। अब तुम्हारे घर में शादी की शहनाइयां नहीं, बल्कि मातम की शहनाइयां बजेंगी, समझी तुम? पंडित जी हैं? जी हाँ, ये रहे। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, हम कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए हैं। पंडित जी, हम कोर्ट का इवेक्शन ऑर्डर लेकर आए हैं। या तो आप अभी के अभी 75 लाख रुपए जमा कीजिए, या फौरन ये बंगला खाली कर दीजिए। पंडित जी, हम कोर्ट का इवेक्शन ऑर्डर लेकर आए हैं। या तो आप अभी के अभी 75 लाख रुपए जमा कीजिए, या फौरन ये बंगला खाली कर दीजिए। यह नीलाम हुआ। सॉरी सर, आपको ये बंगला खाली करना पड़ेगा। अरे सॉरी किस बात की? आप इन लोगों को इतना शरीफ मत समझिए। पिछले 10 सालों में भी कर्जा नहीं चुका पाए,
बंगला खाली करने में भी 10 साल लगा देंगे ये। देखिए, आप लोग इस तरह से चीख चिल्लाकर तमाशा मत खड़ा कीजिए। हम शांति से बंगला खाली कर देते हैं, लेकिन आप प्लीज कोई हंगामा मत करिए। आपको घर नीलाम करना हो नीलाम करिए, लेकिन ईश्वर के वास्ते मेरी इज्जत नीलाम मत करिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों की बातों में बताइए, इन लोगों से फौरन बंगला खाली करवाइए आप। अरे ठहरिए, मिस्टर अग्निहोत्री कौन है? जी मैं हूं। ये साहब एविक्शन का ऑर्डर लेकर के आए थे और मैं कैंसिलेशन का ऑर्डर लेकर के आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, 75 लाख रुपए जमा हो गए हैं। 75 लाख जमा हो गए? आपके साहब को पैसे मिल जाएंगे, इन साहब को घर। आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वकील साहब, ये पैसे किसने डिपॉजिट करवाए हैं? सॉरी सर, ये आपको नहीं बता सकता मैं। अब आप लोग आराम से रहिए, हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए। जीजा जी, इतने सारे पैसे किसने डिपॉजिट करवाए होंगे? पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इसकी वजह से कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हे भगवान। समझ में नहीं आता कि इतने पैसे किसने जमा किए और क्यों किए। कोई फरिश्ता है या मेहरबान इंसान? देवेंद्र वर्मा की मेहरबानियां देख के तो फरिश्तों पर भी शक होने लगा है। मामा जी, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम इस मुसीबत से बाहर निकले हैं या किसी और मुसीबत में फंस गए हैं। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा कि ये पैसे किसने जमा किए हैं। ये मैंने जमा किए हैं। सॉरी अंकल, आपके बिना परमिशन के मैंने एक काम किया है और करता भी क्या। आप लोगों की परमिशन लेता तो आप लोग मेरी मदद लेने से इनकार कर देते, इसलिए मैंने गुस्ताखी की अंकल। जीते रहो बेटा, हम लोग तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। आज मुझे यकीन हो गया कि हम तुम्हारे दिल में रहते हैं। थैंक यू आदि। रचना जी, आप कुछ नाराज हो? आदित्य, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी आपने हमें अपना कर्जदार बना ही दिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने इतना बड़ा त्याग क्यों किया?